एक ट्रक है जो कि एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, उस ट्रक के ऊपर एक बॉक्स है। तो जो ट्रक के ऊपर बॉक्स है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले ऑल द फोर्सेस दिखाने हैं, और जो फोर्सेस होते हैं वो कौन ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर, या तो वो इनर्शियल फ्रेम में होगा या फिर नॉन इनर्शियल। तो आपने अगर ये बीडी बना लिया है तो अच्छी बात है। तो मैं बनाता हूं, देखो भाई ये ट्रक बनाया मैंने, ये हमने ट्रक बना दिया, इसके ऊपर एक ये बॉक्स रखा हुआ है। चलो मान लेते हैं कि इस बॉक्स का जो मास है तुम लोगों ने क्या माना है, स्मॉल एम, और जो ट्रक है उसका मास मान लिया कैपिटल एम मान लिया। अब कॉमन सेंस की बात है कि जो ट्रक है वो रोड पर ही चलेगा, और हमने कहा है कि उसके पास में एक्सीलरेशन है तो इधर या उधर, तो आप देख सकते हैं मैंने जो डायरेक्शन ली है वो आपके सामने। बॉक्स का एफबीडी बनाना है, बॉक्स एफबीडी। तो ये बॉक्स है भाई। अब क्या करें, ऑब्जर्वर को पहले ले लें। तो ये लीजिए, हमने एक ऑब्जर्वर ट्रक से चिपका दिया, ये रहा वो ऑब्जर्वर जो ट्रक के साथ चिपका हुआ है। ट्रक हमारा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, उसी से एक हमने ऑब्जर्वर को चिपका दिया है। और ये जो ऑब्जर्वर है इसका नाम मान लेते हैं O1 है, और एक ऑब्जर्वर ये है, इस वाले ऑब्जर्वर का नाम मान लेते हैं O2 है। ये ग्राउंड से चिपका हुआ है, चिपका हुआ मतलब उसके साथ अटैच है। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड से अटैच है और वो ऑब्जर्वर ट्रक से अटैच है। तो पहले बात करते हैं O1 के लिए, फॉर O1 से पूछते हैं कि इस बॉक्स में कौन कौन से फोर्सेस होंगे। O1 जरा बताओ इस बॉक्स पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे। तो O1 बताएगा कि बॉक्स का mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ट्रक और बॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो n फॉर नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर है, ये बॉक्स के ऊपर है। किसकी वजह से है, ट्रक की वजह से है। ठीक है। और कोई बॉक्स में फोर्स होगा, टेंशन वगैरह, रस्सी वगैरह तो है नहीं, तो टेंशन तो होगा नहीं, स्प्रिंग भी नहीं है, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम से बंधा हुआ है, एक ऐसे फ्रेम से अटैच है जिसके पास ए फॉर एक्सेलरेशन है। इसलिए बॉक्स के ऊपर क्या होगा, स्यूडो फोर्स होगा। और स्यूडो फोर्स कैसा होगा, बॉक्स का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन एंटी वाला, यानी स्यूडो फोर्स कैसा होगा, ma। सही है, बोलो भाई पक्का। ये तो हो गया उस ऑब्जर्वर के लिए जो O1 था। अब मैं O2 ऑब्जर्वर के लिए बात करता हूं। ऑब्जर्वर O2 के लिए जरा बात करता हूं। बॉक्स, ये बॉक्स हो गया। ऑब्जर्वर O2 से आप पूछोगे, ऑब्जर्वर O2 कहेगा कि भाई बॉक्स के पास वेट होगा, बॉक्स के पास नॉर्मल रिएक्शन होगा, n बॉक्स पर होगा, बिकॉज ऑफ ट्रक होगा। और कोई फोर्स O2 के लिए नहीं, क्योंकि तुमने यही तो सीखा था। तुमने सीखा था कि F डैश इज इक्वल टू था F प्लस m इंटू माइनस का a, जो कॉन्सेप्ट था। ये F डैश क्या होता है, F डैश फोर्सेस होते हैं। कहां से, फोर्सेस फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये F क्या होता है, फोर्सेस फ्रॉम इनर्शियल। और ये वाला क्या था, स्यूडो फोर्स। याद है ना वो क्लास और वो लेक्चर आपको, स्यूडो फोर्स। तो यानी कि इनर्शियल में बैठा हुआ जो कैंडिडेट है, इनर्शियल में कौन बैठा हुआ है, O2 जो बताएगा, जिन जिन फोर्सेस के बारे में O2 बताएगा, तो नॉन इनर्शियल में बैठा हुआ भी वही सब बताएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स बताएगा जिसका नाम क्या है, स्यूडो फोर्स।
आप लोगों का डायग्राम सही था कि गलत है? सबका सही था? जिन लोगों ने पढ़ा हुआ वो लोग बताएं, सही था ना? कोई फोर्स हमसे मिस हो गया हो तो बता देना भाई। किसका एक्सेलरेशन? वो तो जब हम लोग सारा का सारा ये एफडीडी बना लेंगे और फिर हम मोशन डिस्कस करेंगे, तो जब मोशन डिस्कस करेंगे तब आएगा। नहीं, तुमने कौन सा एक्सेलरेशन दिखाया बॉक्स पर? नहीं नहीं, इससे तो नहीं है। ये देखो, ये जो है ये वाला O2, ये वाला O2 कहेगा कि ये बॉक्स एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो वो तो ऐसे होगा ना कि भाई ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इस बॉक्स पर कितना होगा? तो नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। यही किया ना तुमने? तुमने नॉन इनर्शियल में ये काम किया या इनर्शियल में किया? सर एक्सेलरेशन दोनों में दिखाई है, मतलब गलत किया। नहीं, स्यूडो फोर्स नहीं, ये बॉक्स में। हाँ, आज एक काम करने वाले हैं, तो पहले कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो हमको। जैसे ये ग्राउंड हो गया और यहाँ पर ये m मास का एक क्वाइन है और इसको h हाइट पर उठा के ले जाना है। तो यहाँ से उठाना है और यहाँ पहुँचाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आंसर है mgh। सभी लोग ये फार्मूला जानते हैं कि किसी भी मास का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो h हाइट पर तो mgh। ठीक, अब आगे देखना। एक ये काफी बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इसको भी जमीन से उठा करके h हाइट तक ले जाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। ठीक है ना? लेकिन आप देखो ना, इस वाले मास में साइज कुछ नहीं है और इस वाले मास में क्या है? साइज है। तो याद रखो कि जो U बराबर mgh है, इस फार्मूले में जो m होता है ये उसका मास होता है जिसके पास कोई साइज नहीं है। मतलब अगर आप इस बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh लगा रहे हो तो इस बॉक्स का मास m है और हमने इसके साइज को काउंट नहीं किया है। और देखो, मैं एक चीज और आपको बताता हूं, ध्यान देना। जैसे v बराबर u प्लस at, एक ये छोटा सा पार्टिकल था और इनिशियल वेलोसिटी इसको उसकी 0 थी और वो यहाँ से चला चला चला, कानपुर से चला, और छोटा सा पार्टिकल था जिसका कि मास m था और ये कानपुर से चला और कानपुर से चल करके दिल्ली पहुँच गया। मान लेते हैं कि इस पूरे काम में उसको जो है 6 घंटे का समय लगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल चल रहा था। तो बताइए जब 6 घंटे बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप फंडा लगाओगे v बराबर 0 प्लस at। a माने एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, टाइम कितना है? 6 घंटे। ठीक, तुमने ये फार्मूला लगा दिया। उसके बाद में कानपुर में ही एक ये भारी भरकम ट्रेन थी, बहुत बड़ी सी ट्रेन थी, 150-200 डिब्बों की ये ट्रेन थी। ये यहाँ से चलती है और 6 घंटे में कानपुर से दिल्ली पहुँचती है। तो मैंने पूछा कि भाई बताओ कि ट्रेन की वेलोसिटी 6 घंटे बाद क्या होगी? तुमने कहा कि सर a और यहाँ पे t 6 आवर्स। मेरा जो कहने का मतलब है, जो मेरा मेन मोटो, इस पर ध्यान दें। तुमने यही फार्मूला तब लगाया जब छोटा सा पार्टिकल जिसका कोई साइज नहीं है और वो कानपुर से दिल्ली 6 घंटे पहुंचता है एक्सेलरेशन a के साथ, और जब एक भारी भरकम बड़ी सी जो ट्रेन है वो भी कानपुर से दिल्ली पहुंचती है एक्सेलरेशन a के साथ, समय लगता है 6 घंटे, तब भी तुम इस फार्मूले को लगाते हो। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये है
कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करते समय हम साइज का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है ना। वही मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स में कई सारे ऐसे फार्मूले हैं जहां पर तुमको साइज से कोई मतलब नहीं है। U बराबर mgh भी एक फार्मूला ऐसा ही है। अगर आप एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी यहां से उठा करके h ऊंचाई पर ले जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। और अगर तुम भारी भरकम एक सूटकेस लेकर उठा करके ले जाओ तो भी क्या, mgh। यानी इस फार्मूले में साइज का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब साइज का कोई रोल नहीं है ये कैसे पता चले, यहां तो साइज है भाई, यहां साइज नहीं है पता चल रहा है, बट यहां तो साइज है। तो साइज वाले लोगों को जीरो साइज का कैसे मान लिया जाए, क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई मैंने कहा कि मैं इस फार्मूले में मास से मतलब रखूंगा, मुझे साइज से लेना देना नहीं है। सिमिलरली इस वाले फार्मूले में हम केवल किससे मतलब रखेंगे, मास से, हमें साइज से कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि ये साइज है इसके पास, ट्रेन के पास में भी साइज है, तो जिनके पास में साइज है उनको जीरो साइज का कैसे माना जाए। जिनके पास में साइज है उनको क्या मानना है, जीरो साइज का। मतलब उनके पास मास तो है लेकिन साइज क्या लेना है, जीरो। यानी इसके पास मास तो है लेकिन साइज क्या लेना है, जीरो। ट्रेन के पास मास तो है लेकिन साइज क्या लेना, जीरो। क्या करें, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सेंटर ऑफ मास पढ़ाने लगे ना, ये तो रोटेशन में आएगा सेंटर ऑफ मास। एक आइडिया ले लीजिए, जैसे हमने आपसे पूछा कि इस डस्टर में साइज है, तुमने कहा हाँ है। हमने कहा नहीं, इसके साइज को जीरो मानना है, तो तुम डस्टर को नहीं देखोगे बल्कि क्या देखोगे, डस्टर के सेंटर ऑफ मास को। डस्टर का क्या देखोगे, सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉक्स को हम पूरा नहीं नोटिस कर रहे हैं, बल्कि जो बॉक्स का सेंटर ऑफ मास है उसको क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। और जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, वो एक छोटा सा पॉइंट होता है जहां पर उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल मास काम करता है। जैसे सपोज कर लो कि इस पूरी ट्रेन का जो मास है, सपोज कर लो कि x किलोग्राम है। इस ट्रेन में जो मास है वो कितना, x किलोग्राम है। तो बताओ ये x किलोग्राम मास कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। x किलोग्राम का कुछ हिस्सा क्या है, इंजन के पास है, कुछ हिस्सा जो है किसी डिब्बे के पास है, कुछ किलोग्राम किसी और डिब्बे के पास है। सबका मिला करके जो मास है वो कितना, x किलोग्राम है। लेकिन ये जो x किलोग्राम मास है वो बिखरा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह होती है जिसको कि प्रैक्टिकली भी पता किया जा सकता है, मैथमेटिकली भी पता किया जा सकता है, थ्योरेटिकली भी उसका पता किया जा सकता है। कैसे पता करते हैं वो वहीं सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास एक छोटी सी जगह होती है जहां पर इस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का टोटल काम करता है। यानी मेरी बात को समझना, पूरी ट्रेन का मास टोटल कितना है, x किलोग्राम। मैं केवल इंजन को लूंगा तो x किलोग्राम का कुछ हिस्सा बताएगा, और इंजन छोड़ के इस वाले पहले डिब्बे को लूंगा तो कुछ पार्ट बताएगा, दूसरे डिब्बे को भी कुछ पार्ट बताएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या बताएगा, टोटल मास बताएगा। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस सिस्टम का टोटल मास इफेक्टिव होता है। हमारे इस सेल फोन का मास कैसा बिखरा हुआ है, सेल फोन का मास कैसा बिखरा हुआ है। अगर मैं इसका कोने से एक टुकड़ा तोड़ दूं तो उसका मास क्या होगा, टोटल मास का कुछ हिस्सा। एक टुकड़ा और तोड़ दूं तो वो क्या होगा, टोटल मास का कुछ हिस्सा। तो जैसे इस टोटल मास के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और वो सारे के सारे जो पीसेस आएंगे वो इस मास के क्या कहलाएंगे, पार्ट कहलाएंगे। वो सारे के सारे पीसेस इस मास के क्या कराएंगे, पार्ट। और अगर हम सारे मासेस को, टुकड़ों को फिर मिला तो पूरा क्या बन जाएगा, मास। तो सेंटर ऑफ मास इसका एक ऐसी जगह है जहां पर इस पूरी बॉडी का टोटल मास क्या क्या करता है, काम करता है, ये माना जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको केवल आज की क्लास में यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहां पे साइज का कोई रोल नहीं होता, और जहां पे साइज का कोई रोल नहीं होता ऐसी सिचुएशन में जिनके पास साइज है उनको जीरो साइज का हम कैसे माने, तो आंसर है सेंटर ऑफ मास लेकर के, ठीक है। जैसे अर्थ जो है बहुत बड़ी है, मुझे इसको जीरो साइज मानना है,
तो मैं अर्थ को नहीं देखूंगा, क्या देखूंगा? इसका सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², यहां पे m मास कहलाता है। अब ये वाला जो फार्मूला है ये किसी डस्ट पार्टिकल के लिए तुम लगा देते हो। डस्ट पार्टिकल छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, उसके पास कोई साइज जैसी चीज नहीं है, इतनी छोटी साइज है कि हमने उसको क्या कर दिया? इग्नोर। ठीक है ना? पार्टिकल का क्या मतलब होता है? जिसकी कोई डायमेंशन ना हो। भाई व्हाट इज पार्टिकल? पार्टिकल का मतलब हो गया उसके पास वॉल्यूम क्या है? नहीं है। उसके पास एरिया क्या है? नहीं है। उसके पास लंबाई क्या है? नहीं है। उसके पास थिकनेस क्या? नहीं है। जिसकी कोई डायमेंशन ना, उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल। तो हमको ये सिखाया गया कि ये वाला फार्मूला पार्टिकल के लिए लगाया जाता है, तो दिमाग में ये घुस गया कि पार्टिकल का मतलब जीरो साइज वाले। अब हम यही फार्मूला ट्रक के लिए लगा रहे हैं, बट ट्रक के तो पास साइज है। ठीक है, यही फार्मूला हम फुटबॉल के लिए लगा रहे हैं, फुटबॉल के पास भी साइज है। यही फार्मूला हम अपनी अर्थ के लिए लगा रहे हैं, अर्थ के पास भी साइज है। तो अगर तुम ये वाले फार्मूले, जो कुछ मैं फार्मूले लिख रहा हूं, v बराबर u प्लस AT, u बराबर mgh, k बराबर हाफ mv² और मोमेंटम बराबर m इंटू वी, ये सारी की सारी फिजिक्स पुरानी फिजिक्स कहलाती है, क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। और क्लासिकल फिजिक्स में जब मोशन डिस्कस किया जाता है तो पार्टिकल के लिए सारी बातें बनाई गई। पार्टिकल के लिए हाफ mv², पार्टिकल के लिए m इंटू वी, पार्टिकल के लिए F बराबर ma, ये सारे की सारी पुरानी फिजिक्स के रिजल्ट्स थे। और ये इसीलिए इसको जो पुरानी फिजिक्स में जो मोशन की बात है उसको तुम पार्टिकल फिजिक्स भी कह सकते हो। लेकिन जब यही फार्मूला तुम ट्रक के लिए लगाते हो तो क्या हो जाता है? भाई वहां तो साइज है। जब यही फंडा तुम अर्थ के लिए लगाते हो तो वहां पर क्या साइज है। तो एक कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास, और कहा गया कि जिन लोगों को तुम बड़ा बड़ा देखते हो, जिनके तुम साइज बहुत बड़े देखते हो, एक्चुअली पार्टिकल फिजिक्स जो है, क्लासिकल फिजिक्स जो है, उनके साइज से मतलब नहीं रखता है, बल्कि इसके किस पॉइंट से? सेंटर ऑफ मास से। और सेंटर ऑफ मास एक ऐसी छोटी सी जगह होती है जिसका कोई साइज नहीं होता, और उस छोटी सी जगह पर पूरे के पूरे सिस्टम का क्या काम करता है? मास काम करता है। तो अगर हम ट्रक के लिए ये फार्मूला लगा रहे हैं हाफ mv², तो m क्या है? पूरे ट्रक का, लेकिन कहां पर? सेंटर ऑफ मास पर। हम पूरे ट्रक को नहीं देख रहे। सिमिलरली अगर p बराबर m इंटू वी लगा रहे हैं तो m क्या है? पूरे की पूरी बॉडी का मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास। तो ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आपको फिर यही मतलब आज की क्लास में तुमको ये अप्रोच लेकर के चलना है कि जो तुमने फिजिक्स पढ़ी, अब क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं करेंगे। तुमने जब से होश संभाला है और मोशन के बारे में जो फिजिक्स तुमने पढ़ी है, सोच के देखो, तुमने पहली बार जब मोशन को लेकर के फिजिक्स पढ़ी थी तो तुमने पहली बार पढ़ा था डिस्टेंस स्पीड टाइम, उसके बाद तुमने फिर पढ़ा डिस्प्लेसमेंट स्पीड टाइम, उसके बाद तुमने फिर पढ़ा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसके बाद तुमने बीच बीच में पढ़ा F बराबर ma, P बराबर m इंटू वी, ठीक है ना। और उसके बाद में तुमने जितनी भी तुमने फिजिक्स अभी तक पढ़ी थी जहां पे मोशन शामिल था, वो सारी की सारी कैसी फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स है। उस क्लासिकल फिजिक्स में जो मोशन करने वाले लोग थे वो पार्टिकल थे, मतलब जिनका कोई साइज नहीं था। लेकिन उन सारे फंडों को अगर हम उनके ऊपर भी लगाते हैं जिनका साइज है, तो हम अपने दिमाग में उनके साइज को नहीं देखते, बल्कि उनका क्या देखते हैं? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास वास्तव में जस्ट लाइक ए पार्टिकल। क्लियर है बात? तो आज की क्लास में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उस क्लास में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जो असाइनमेंट दिया गया वो आप करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट के 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे के सारे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के ही क्वेश्चन है मिला करके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आप करेंगे फिर पूछेंगे। आज की क्लास में हम कुछ काम आगे बढ़ाते हैं और उस आर्टिकल का नाम है प्रॉब्लम ओवर चेन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये हेडिंग पढ़ी जाती है।
एक चेन होगी आपके पास में, उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे पहली प्रॉब्लम क्या है, तो पहली प्रॉब्लम जरा समझिएगा। ये एक टेबल है, और इस टेबल पर एक चेन का कुछ हिस्सा रखा हुआ है। अब कॉमन सेंस लग रहा होगा आपका, क्या तुम इस चेन के मास को इग्नोर कर सकते हो? नहीं। और कुछ हिस्सा इसका क्या हो रहा है? सस्पेंडेड है। चेन का कुछ हिस्सा लटक रहा है, कुछ हिस्सा टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, देखें आराम से, बहुत पूरा मौका आपको मिलेगा समझने के बाद नोट करने का। तो जो हिस्सा लटक रहा है वो L/N है, और जो कंप्लीट लेंथ ऑफ चेन है वो L है। कंप्लीट लेंथ ऑफ चेन वो L है, और टोटल मास जो है दैट इज स्मॉल n। तो इस लटके हुए हिस्से को ऊपर खींचने के लिए, यानी टेबल पर खींचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन। भाई एक टेबल से चेन लटक रही है, और आप उस लटके हुए हिस्से को क्या करना चाहते हैं? ऊपर खींचना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि इस लटके हुए हिस्से को जब खींचेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, एंड वी वांट टू डिटरमाइन दैट वर्क डन। उस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इतना फेमस है कि इसका लोग जो सीखेंगे वो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट सीधे अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि हमें निकालना है वर्क डन फॉर पुलिंग हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन ओवर टेबल। ये हमको निकालना है। तो ये इतना फेमस सवाल है कि लोग इसका आंसर जानते हैं, और आने वाले समय में आपको भी यही करना है। बट आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे आता है। वर्क डन बराबर होता है mg/L/2n²। ये आंसर आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1/5 पार्ट इज हैंगिंग, तो 1/5 पार्ट इज हैंगिंग मतलब n बराबर क्या है? 5। भाई यहां पे पूरी लंबाई का कितना पार्ट हैंगिंग? 1/n। भाई L/n कैसे आया होगा? L/n ऐसे ही तो आया होगा, 1/n अलग कर लो, और ये टोटल लेंथ है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि 1/6 पार्ट हैंगिंग, तो 1/n की जगह पे क्या आ गया? 1/6। तो n बराबर क्या हो गया? 6। तो सवाल करना है भाई कैसे इसको किया जाए। तो पहला तरीका जरा देखो, 100% बोर्ड पर दीजिए, आप लिखने के टेंशन से बिल्कुल फ्री रहिए। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका भाई ये है कि ये जो हैंगिंग पार्ट है, दोबारा हम इसको बनाते हैं। ये रहा टेबल, और ये इसका हैंगिंग पार्ट है। यार जो रखा हुआ उसको तो हमें खींचना नहीं है, जो लटक रहा है हिस्सा वो खींचा जाएगा। तो ये सस्पेंडेड पार्ट हमने बना लिया, और ये L/n हिस्सा लटक रहा है। ऑब्जर्वर टेबल पर बैठा हुआ है। तो हमने इस ऑब्जर्वर से पूछा कि जो लटक रहा है हिस्सा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है तुम्हारे रेफरेंस में? तुम्हारे रेफरेंस में मतलब अगर हम यहां पर हैं और कोई चीज हमसे h ऊपर है तो पोटेंशियल क्या होगी? mgh। अगर हम यहां पहुंच गए तो mgh नया वाला h, मतलब हम h कहां से काउंट करते हैं? जहां हम होते हैं। जैसे तुमने एक गेंद उछाली और हम छत पर खड़े थे, तो हम h कहां से काउंट करेंगे? छत से। और तुम जमीन पर खड़े थे, तुम कहां से काउंट करोगे? जमीन से। तो तुम्हारे लिए mgh फ्रॉम द जमीन,
और मेरे लिए mgh फ्रॉम द छत, एंड वही मैं बोल रहा हूं कि h हम लोग कहां से काउंट करते हैं, अपने रेफरेंस पॉइंट से जहां हम खड़े हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि ये जो ऑब्जर्वर है वो टेबल पर है, तो टेबल पर ऑब्जर्वर बैठा है, देख रहा है कि एक मास लटक रहा है, जो लटकने वाला पोर्शन है वो है तो मास। अब मैंने उससे पूछा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो ये देखिए कि जहां पर वो है वहां से कितना ऊंचे, भाई ऐसे देखते हो तो ऊंचा बोलते हो, एच का हो जाता है हाइट बन जाता है, और ऐसे देखते हो तो नीचे, यानी क्या बन जाता है, डेप्थ। बट mgh, एच का मतलब वही है, चाहे हाइट हो या डेप्थ हो, जो तुमने नोटिस किया है वही। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे जमीन पर खड़े होकर के तुमने 10 फीट का गड्ढा खोद दिया और वहां पे गेंद डाल दी, तो जहां पे तुम खड़े हो गेंद की पीई कितनी है, mgh। अब यहां पे h का मतलब क्या, गहराई, और अगर तुम ऊपर फेंकते हो तो mgh, यहां पे h का मतलब क्या, ऊंचाई। क्लियर ये बात? तो मैंने इस ऑब्जर्वर से पूछा कि जो हिस्सा लटक रहा है वो एक मास है, और तुम बताओ उस लटके हुए मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और वो फंडा लगाना चाहता है क्या, mgh। तो लटके हुए मास को देखो तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, ये तो मास बिखरा हुआ है, हमारा ये ऑब्जर्वर उस पूरे को नहीं देखेगा बल्कि उसके किसको देखेगा, सेंटर को। अब आपको बता दें, अभी बताने वाली चीजें हैं कि जो लंबाई वाली चीजें होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, मिडिल पॉइंट पर। ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास में तुम सीखोगे, ये पता लगाओगे। जैसे अगर कोई पूछे कि मेरे इस सेल फोन का सेंटर ऑफ मास कहां है, तो तुम देखोगे यार इसकी शकल रेक्टेंगल जैसी है, तो उस चैप्टर में तुमको सीखने को मिलेगा जो रेक्टेंगल जैसी चीजें होती हैं और रेगुलर होती हैं। रेगुलर का मतलब कहीं मोटी कहीं पतली नहीं, एक समान है, यूनिफॉर्म है। तो जो रेक्टेंगल जैसी चीजें होती हैं और रेगुलर होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास डायगोनल पर होता है। ठीक है ना? तो अभी जब तक इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको ये बताता रहूंगा कि इस तरीके की बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, और जब चैप्टर आपका आएगा तो वहां तो सीखने को मिलेगा। तो मैंने इससे पूछा, जो पूछा मैं यहां लिखता हूं, ध्यान देना। मैंने ऑब्जर्वर से पूछा कि भैया टेबल ऑब्जर्वर का पूरा मीनिंग बताओ भैया। वो ऑब्जर्वर जो टेबल पर है, तो टेबल ऑब्जर्वर, पुराने बच्चे, आप कहां से, ऑब्जर्वर कहां पर रह करके बातें करता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। यानी कि इस समय जो है ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है, टेबल पर। हम चाहते तो उसको जमीन पर भी बिठा सकते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि जब आप क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं तो ऑब्जर्वर को बिठाना कहां पर है। यानी सिलेक्शन ऑफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको ये पता है कि अगर हम ऑब्जर्वर को जमीन पर बिठा करके सारी बातें करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हम ऑब्जर्वर को मेज पर, टेबल पर बिठा दें और बातें करें तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन छोटा हो जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं सिस्टम टेबल को मानूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। और अगर मैं ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर ले लूं, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड में बना देता हूं केवल, अगर मैं सारी बातें इससे पूछूं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो मैं ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से भी पूछ लूंगा अगर आप चाहोगे। फिलहाल मैं अभी टेबल ऑब्जर्वर से पूछता हूं। टेबल ऑब्जर्वर जरा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी UI इनिशियल है, ठीक है ना, बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैंगिंग पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैंगिंग पार्ट बताओ जल्दी से भाई। इसने कहा कि mgh। अब समस्या यहां पर यह कि जो चीज लटक रही है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, और यहां पर m क्या होता है, पार्टिकल जैसा मास। तो लटका हुआ मास नहीं देखेंगे, उसका क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। और हमने आपको बताया कि जिनके पास लंबाई होती है उनके सेंटर ऑफ मास कहां होते हैं, मिडिल में। इसका मतलब ये हो गया कि लटकती हुई रस्सी का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर होगा। तो देखो बड़ा बड़ा लिख देता हूं, CM। लटकी हुई रस्सी का मास कितना है पहले ये पता करें भाई। ये तो मास चाहिए और G चाहिए और H चाहिए, तो लटकी हुई रस्सी का मास कितना है पहले ये पता लगाएं। देखो यहां से पता चलेगा, ध्यान देना भैया। टोटल मास चेन का कितना है,
टोटल मास ऑफ चेन CHAIN, तुम लोग नहीं देख रहे हो यार, टोटल मास ऑफ चेन m है, लेंथ कितनी है l है, तो देखिए मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, वन लेंथ का मास कितना है, सारे बड़े बच्चे बैठे हैं यहां पर तो सब बता देंगे m/l, हाँ या ना, क्लियर है बात। कैसे, यूनिटरी मेथड से, l लेंथ की चेन है तो मास m है तो वन लेंथ की m/l, और तुम्हारा ये लटका हुआ हिस्सा कितनी लेंथ का, l/n, तो इसलिए मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, हैंगिंग पार्ट का मास कितना भैया जी बताइए, तो लीजिए m/l और इनटू में क्या लिखते हैं भैया, l/n, तो कितना आ गया m/n, ओके। तो मास की जगह पर m/n आ गया। स्टार का मतलब समझ रहे हो ना, कि फार्मूला होता है mgh, एंड ऑलवेज स्ट्राइक इन माइंड m मतलब पार्टिकल का मास, ऐसे बोलो। और जो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, जिनके मास बिखरे होते हैं, जिनके पास शेप और साइज होता है, उन बॉडीज को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। मेरा अपना खुद की जो बॉडी है कैसी, कॉन्टिन्यूअस है, कुछ मास सर पे कुछ हाथ पर, तो पूरा बिखरा हुआ मास है, तो मेरा टोटल मास कहां होगा, सेंटर पॉइंट पर, सेंटर ऑफ मास जिसको कहते हैं। तो यहां पर मास होता है पार्टिकल का, और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी m का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास पे मास, तो वो मैंने निकाल दिया, लटके हुए पार्ट का मास m/n, और ये कहां काम कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पर। g माने g, ओके, ग्रेविटी की ग्रेविटी बात कर लो। h मतलब ये मास रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर है कितना नीचे है, यही तो है। तो ये जो cm है, सेंटर ऑफ मास, ये रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे है, l/n/2, l/2n, मैंने बताया ना, लंबाई वाले लोगों का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, बीचों बीच, तो पूरी लेंथ l/n है तो l/n का हाफ कर दो, l/2n हो गया, डन। अब आगे देखो भाई, h की जगह पे लिख दिया l/2n, ये आ गया mg/l/2n²। ये है लटके हुए हिस्से की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, डन। आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास में सेंटर ऑफ मास की बात क्यों करी गई है, इसलिए की गई थी, यूज करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब ये लटका हुआ हिस्सा खींच करके टेबल पे पहुंचा दिया गया। जब लटका हुआ हिस्सा खींच करके टेबल पर आ गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, I माने इनिशियल, F माने फाइनल। तो भैया जब ये तो लटका हुआ हिस्सा है, ये टेबल पर आ गया, तो ऑब्जर्वर कहां पर है, टेबल पर है, और ये मास भी कहां पर है, टेबल पर है, तो अब H क्या होगा, 0, पक्का, ओके। तो यहां पर आएगा फिर से ब्रैकेट, M फॉर, G फॉर, H* फॉर, तो M फॉर हो गया m/n, G फॉर ओके, H* क्या हो गया 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी है, इनिशियल वाली और फाइनल वाली। अब निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर एक स्टेप और लिखा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होता है वर्क डन के। अब तुमने कहा सर ये कैसे, तो जो ICSE कैंडिडेट हैं, अब तो ISC हो गए, उनको ये पता है कि इसका नाम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मुझे पता था कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो CBSE कैंडिडेट और यूपी बोर्ड कैंडिडेट हैं शायद उनको ये ना पता हो, तो कोई बात नहीं। अपने 11th में अभी एक चैप्टर आया है, इसका नाम क्या होगा, वर्क पावर एनर्जी, वहां पर हम इसको सीखेंगे, क्लियर ये बात। लेकिन अभी क्या करें, अभी जो है इसको एज ए कॉन्सेप्ट जानो कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, वर्क डन के बराबर। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को डेल्टा यू लिख दें और वर्क डन को W कर दें, आप लोगों का पढ़ा होगा भाई, आपका भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने
आपके यहाँ है तो ये, लेकिन उतना डिटेल में नहीं था इतना कि इन लोगों के यहाँ था, तो टेंशन मत लेना। जो 10th है वो बड़ा कर दो, वो बन जाता है 12th, और जो 9th है उसको बड़ा कर दो तो क्या बन जाता है 11। तो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर जरा चेंज निकालें तो u फाइनल और माइनस का u इनिशियल बराबर आ गया w। ठीक है, अभी देखना मैं अभी आईसीएससी कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछूंगा। u फाइनल क्या है भैया, 0 है। u इनिशियल क्या है, mgl/2n², और ये आ गया w। तो आप लोग बताओ यहां w होता था या -w होता था? वर्क एनर्जी थ्योरम में यहां क्या होता था, -w। अब देखो अगर आपको याद नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन यहां पे क्या हुआ करता था, माइनस होता था। अब ये माइनस क्यों आता है? तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके होंगे, और तब हम ये भी पता कर चुके होंगे कि ऐसे वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की मौजूदगी में होते हैं और एक्सटर्नल एजेंट प्रेजेंट नहीं होता, और ऐसे वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की मौजूदगी में होते हैं और एक्सटर्नल एजेंट प्रेजेंट होता है, तो उन वर्क डन के साइन पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। यानी वर्क पर हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। कब हमें निगेटिव लगाना है, कब हमें पॉजिटिव लगाना है, हम वहां पे सीखेंगे। बेटा ये 11th की फिजिक्स है ही ऐसी, कितनी भी कोई कोशिश कर ले कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम आगे के चैप्टर की बात नहीं करेंगे। जैसे इस आर्टिकल को करने के लिए अगर हम सोचे कि हम सेंटर ऑफ मास की बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी, और जितना जरूरी उतनी करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली वर्क पावर एनर्जी की भी थोड़ी सी बात हो रही है, ध्यान दें। तो निगेटिव लगता है, क्यों लगता है, ये हम उसी चैप्टर में आपको बताएंगे। तो देखिए रिजल्ट आ चुका है, आंसर आ चुका है, आ गया आंसर। ये तो हो गया आपका 1 नंबर तरीका। इसका दूसरा तरीका भी क्या है उसको भी देखते हैं, नोट करिए। तो मेथड नंबर 2 में जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की थी पहले से जो पता थी, हैंगिंग लेंथ है L/N, यानी 1/n ऑफ टोटल लेंथ। मास ऑफ हैंगिंग पार्ट आया था M/N, 1/n ऑफ टोटल मास। हमने इस ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिया टेबल पर, ये ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है। तो मैंने इस ऑब्जर्वर से कहा कि जो देख रहे हो जरा बताना। तो उसने कहा कि भैया ऐसा है कि हम यहां से y डेप्थ नीचे, इस ऑब्जर्वर ने हमसे बोला कि हमने ऐसे देखा तो y डेप्थ नीचे हमने देखा, और y डेप्थ नीचे जब हमने देखा तो हमने इस लटकती हुई चेन का एक छोटा सा हिस्सा देखा जिसकी की लेंथ कितनी है, dy। तो ध्यान देना भैया dy क्या है, dy है छोटा सा लेंथ पार्ट, और उसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। छोटा सा एरिया पार्ट एरिया एलिमेंट, छोटा सा मास पार्ट मास एलिमेंट, और छोटा सा लेंथ पार्ट तो लेंथ एलिमेंट। तो dy यहां पर है लेंथ एलिमेंट, dy यहां पर है लेंथ एलिमेंट। तो वापस आते हैं कहानी पर। इस कैंडिडेट से पूछा कि भाई टेबल पर बैठे बैठे जरा नीचे देखो। उसने बोला कि हमने y नीचे देखा है, y गहराई पर देखा है, y गहराई पर उसने एक छोटा सा लेंथ पार्ट देखा है। उस छोटे से लेंथ पार्ट की लेंथ कितनी है, dy। तो इस छोटे से लेंथ पार्ट की लेंथ है dy, तो मास कितना होगा, मास ऑफ लेंथ एलिमेंट। यार 1 लेंथ का मास कितना है, 1 लेंथ का मास है m/l, तो dy लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dy। तो m/l इंटू dy ये मास हो जाएगा, ठीक है, पक्का। अब ये उस छोटे से लेंथ एलिमेंट का मास हो गया। अब हमने कहा कि वर्क डन निकालना है इसको खींचने के लिए। तो वर्क डन dw बराबर, क्योंकि हम छोटे से टुकड़े पर अपना फोकस कर रहे हैं, तो जो छोटा सा टुकड़ा है dy लेंथ का, तो उसको ऊपर खींचने के लिए वर्क डन भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा। तो dw, छोटी चीजों को d लगा के लिखते हैं, जैसे छोटा सा फोर्स d के साथ f, छोटा सा वर्क डन dw, छोटा सा मास dm, छोटी सी लेंथ dl,
छोटा सा मोमेंटम डी पी, छोटा सा टाइम डी टी, और भी बोलो छोटा सा वेलोसिटी डी वी। ये आदत हमने आपको पहले मेंटेन करवाई थी, तो नहीं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूं ना। आप लोग अपने मन से कोई छोटी सी वैल्यू पढ़ के बताओ। छोटा सा एंगल, केतन बाबू, छोटा सा एंगल बी थीटा, तो मैं अल्फा याद आता तो डी अल्फा। कोई भी चीज जो छोटी सी तुम्हें लिखनी हो, और कोई चीज छोटा सा एरिया डी ए, छोटा सा वॉल्यूम डी वी। ये आदत है फिजिक्स की, डी लगा के जो लिखा जाता है दैट इज वेरी वेरी छोटा, उसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फार्मूला हम जानते हैं, सब जानते नहीं जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, छोटे को पूरा कैसे करते हैं? इंटीग्रेट करके। जैसे डीए क्या है? छोटा सा एरिया, पूरा एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डीए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए को पढ़ेंगे पूरा एरिया, कंप्लीट एरिया, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन, जो कि हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा हुआ था। छोटे से चल करके पूरे पर जाना, टोटल पर जाना, ये एक्सपेंशन कहलाता है। और टेक्निक यही होती है, जैसे छोटा सा मास डीएम, इंटीग्रेशन कर दो तो क्या बन जाएगा? टोटल मास। क्लियर? तो अब यहां पर मैं टोटल वर्क डन निकालने जा रहा हूं, ध्यान देना, डब्ल्यू टोटल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू में लिखोगे तो आगे लिखोगे फोर्स, और साथ में क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना पक्का? अब फोर्स क्या लिखा जाए भाई? तो फोर्स कौन सा है? वेट। फोर्स क्या है? वेट। तो वेट जरा निकालो कितना भी है। देखो मास लटका हुआ ही है ना, m बाई एल डी वाई, m बाई एल डी वाई, साथ में g, ये तो हो गया वेट। ठीक, और ये डॉट खोलते हैं, जब a डॉट b को ओपन करते हो तो क्या आता है? a b cos थीटा। a माने a की वैल्यू, b माने b की वैल्यू, थीटा माने दोनों के बीच का एंगल। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को हम खोल रहे हैं, ये तो हो गई फोर्स की वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? y। भाई मैं छोटे से टुकड़े पर ध्यान दे रहा हूं, dy लेंथ का, तो अगर मैं इसको खींचता हूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? y होगा। और देखो यार, फोर्स ये है, mg फोर्स नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा? ऊपर की तरफ है। एंगल कितना हो गया? 180 का, तो यहां पर आ गया cos 180। ठीक है, cos 180, बोलो भैया सही है ना? आगे ध्यान देना भाई, ये आ गया m बाई एल जी वाई डी वाई। ठीक, अब मेरा ध्यान देना कि ये सारा का सारा जो काम हमने किया है इस छोटे टुकड़े को लेकर के किया है। अच्छा, ये ऑब्जर्वर है, मैंने इस ऑब्जर्वर से पूछा कि जहां पर तुम हो वहां पर हैंगिंग लेंथ कितनी है? 0। अरे भैया, ये ऑब्जर्वर टेबल पर है, ये मेरी फिंगर ऑब्जर्वर है, हैंगिंग लेंथ तो नीचे है ना, तो यहां पर हैंगिंग लेंथ कितनी है? ऐसे देखिएगा तो हैंगिंग लेंथ दिखेगी। तो जहां पर ये ऑब्जर्वर है वहां पर हैंगिंग लेंथ है 0, और ऐसे करके जब पूरा देखता है तो हैंगिंग लेंथ कितनी है? L बाई एन। L बाई एन, तो यानी जो y की लिमिट है उस पर ध्यान दो। y की लिमिट कहां से कहां तक है? y का पूरा एक्सपेंशन कहां से कहां तक है? 0 से L बाई एन तक। सही है बात? पक्का है ना ये बात? भाई आप देखो, तुम सारे के सारे लोग क्लास में बैठे हो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, उससे ध्यान दो। अगर तुम छोटा टुकड़ा यहां की जगह यहां लेते तो y बदल जाता ना, तुम्हारे लिए y अलग होता। अगर तुम छोटा टुकड़ा यहां की जगह यहां लेते तुम्हारा y बदल जाता। अगर तुम छोटा टुकड़ा यहां की जगह यहां लेते तुम्हारा y फिर बदल जाता। तुम्हारा y कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 0 से L बाई एन। एंड दैट इज वाई जो y की लिमिट है वो क्या हो गई? 0 से L बाई एन। तो मैंने लगा दिया लिमिट 0 से L बाई एन, ये लिखा। समझने जरा बात को, ये कौन सी लिमिट है? इनिशियल।
और ये कौन सी लिमिट है, फाइनल। अब अगर हम ध्यान दें तो इसके रिफरेंस में बात कर रहे हो, cos 180 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तो वो भी ले लेते हैं यहां पर -1। अभी नेगेटिव के चक्कर में अभी कुछ बातचीत और होगी, अलर्ट रहिएगा भाई। तो अब हम इसको लेकर के आगे बढ़े। W इज इक्वल टू M है, G है, L है, और अंदर क्या है, y dy। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर केवल कौन होते हैं, वेरिएबल। और देखो क्या m वेरिएबल है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, पूरे चेन का मास है। g और l भी क्या है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, y और dy। तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल वेरिएबल होते हैं। और x की पावर n, dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर आ गया नेगेटिव, हम छोड़ते नहीं है, आप यहाँ पर सोचो नेगेटिव छोड़ दिया, नेगेटिव अभी मेरी काउंटिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर आ गया mgl, और ये आ गया y²/2, और 0 से l/n। ये नेगेटिव लगा चल रहा है, मैं जानता हूं, अभी बाद में इसको नोटिस करूंगा। और आगे चले mgl, और पहले y की वैल्यू कितनी है, l/n, 2 भी इधर कर लो बाहर, l/n का स्क्वायर और -0 का स्क्वायर। भाई आपको ये भी बताया गया, मैं फिर से रिकॉल करा दूं कि अगर आपने इंटीग्रेशन कर लिया है, जैसे कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, फिर यहाँ पर x की इनिशियल वैल्यू है, iv माने इनिशियल वैल्यू और fv माने फाइनल वैल्यू। तो आप लिखते हो पहले x की जगह पर फाइनल वैल्यू, और फिर x की जगह पे इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, ठीक। तो वही हमने काम किया। और फिर आप देखें W बराबर हो गया mg/2l, और ये आ गया l²/n², ये तो 0 खत्म हो गया। और W बराबर आ गया mgl², mgl/2n²। और ये नेगेटिव चल रहा था तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव क्या बता रहा है भाई आपको, तो ये नेगेटिव ये बता रहा है कि हमने जो वर्क डन किया है वो अगेंस्ट किया है किसके, mg के। mg तो कह रहा था कि हम इसको लटकाए रखेंगे, हमने इसको खींचा तो क्या किया, अगेंस्ट में किया। तो नेगेटिव केवल यही इंडिकेट कर रहा है, एंड दैट इज वाई वर्क डन की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, mgl/2n²। नेगेटिव साइन बता दिया ना, क्या मतलब है कि हमने जो ये काम किया है mg वेट के अगेंस्ट में किया है, तो नेगेटिव केवल यही इंडिकेट कर रहा था। क्लियर ये बात, रिजल्ट वही आया कि नहीं आया। केतन बाबू आप सबसे पहले ये बताओ, तुम्हें कहां जो कष्ट हो रहा बता देना बेटा, फिर इसके बाद आप, क्योंकि थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगा है। देखो जो बातें जो पुरानी थी, हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट सीखा था, एक्सपेंशन। जब हम लोग बिल्कुल फिजिक्स में छोटे से बच्चे थे, इसी क्लास में, तो हमने आपको ये सिखाया था कि छोटी वैल्यू कैसे लिखते हैं फिजिक्स में। छोटी वैल्यू तरीका होता है डी, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये उस फेज की बात हो रही है जब इंटीग्रेशन में हम बिल्कुल नए नए एंट्री कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुमने बोला कि स्मॉल मास, तो डी और सिंबल ऑफ मास एमडीएम। तुमने कहा स्मॉल एंगल, तो ये डी आगे थीटा। तुमने कहा स्मॉल लेंथ, डी आगे एल। तो ये था छोटी वैल्यू लिखने का। और टोटल वैल्यू कैसे लिखते थे, टोटल वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन करते थे और ये छोटी वैल्यू को उसके अंदर बंद कर देते थे। ये तरीका होता था, एक्सपेंशन मेथड इसी को कहा जाता था। इंटीग्रेशन में हमने सीखा था। उसके बाद में x की पावर एन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, उसी तरीके से वहां पर y की पावर 1 dy में लगा दो और सेम लिमिट्स लगा दो। समझने वाली यहां पर जो बात यह है कि अगर तुम सोचो कि सर हम लिमिट नहीं लगाएंगे, तो तुम वर्कडन केवल किसके लिए निकालोगे, इस वाले पोर्शन के लिए, y गहराई पर जो ये पड़ा हुआ है। लेकिन तुम तो पूरी चेन खींचोगे ना, तो y कहां से कहां तक, मतलब y कितना हो जाए कि आपकी पूरी चेन कवर हो जाए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाए, l/n, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाए, l/n।
और y की वैल्यू कितनी हो जाए जहां से हम स्टार्ट हैंगिंग पार्ट की बात करें तो y बराबर 0। तो 0 से L/n अगर y को बदला जाए तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, हैंगिंग पार्ट की बात कर रहे होंगे। लिमिट्स लगा दी, आगे कैलकुलेशन कर लिया, नेगेटिव का मतलब बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो और नहीं तो नोट कर सकते हो। ये था सेकेंड पार्ट जहां पर हमने कहीं कोई वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल नहीं किया। Some part of chain hanging, remaining length part is over table. Find work when hold the chain slide off from table. Also calculate sliding speed. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब फिर एक बार ये टेबल बनाता हूं मैं, और ये रहा some part of chain is over the table and some part is hanging. मान लिया कि ये L/n हैंगिंग है, तो टेबल पर कितना है, L माइनस L/n। यानी कि हमारा जो विजन है वो यही चल रहा है, जो टोटल लेंथ है चेन का वो कितना है, L है, और जो हैंगिंग लेंथ है वो कितनी है, हैंगिंग लेंथ है 1/n ऑफ टोटल लेंथ। यानी कि L/n। तो पार्ट लेंथ पार्ट इन टेबल कितना हो जाएगा, L माइनस L/n, यानी L 1 माइनस 1/n। और टोटल लेंथ ऑफ चेन L है, मास ऑफ चेन M है, मास पर यूनिट लेंथ M/L। ये सारे फीचर्स हमने अरेंज कर लिया। तो ये जो रखा हुआ हिस्सा है ये स्लाइड करके नीचे चला गया। यानी कि पहले क्या हुआ था, धीरे धीरे ध्यान देना, मैं एक डायग्राम बगल में और बनाता हूं। आप जब नकल करें तो अकल के साथ करना भाई, तभी डायग्राम बनाने का मतलब भी है। हुआ ये कि धीरे धीरे सारा का सारा चेन टेबल से छोड़ करके बाहर आ गया। देखो यहाँ पे लेंथ पार्ट कितना रखा है, L माइनस L/n। अब यहाँ पे लेंथ पार्ट कितना है, 0, और पूरी की पूरी चेन अब क्या है, हवा में। अब धीरे से ये हवा में और फिर जमीन पे जाके गिर पड़ेगी। तो स्लाइड होते समय जब स्लाइड हुआ है जस्ट, तो कितनी स्पीड थी ये भी पता लगाना है। तो क्वेश्चन करिए और सपोर्टिंग डायग्राम भी बनाइए। तो क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हमको वर्क डन चाहिए। फाइंड वर्क डन व्हेन होल्ड द चेन स्लाइड ऑफ फ्रॉम द टेबल, आल्सो कैलकुलेट द स्लाइडिंग स्पीड। तो एक बार फिर से हम सारा का सारा काम जो है किसी ऑब्जर्वर को दे दें। तो ये लीजिए भैया ऑब्जर्वर, ये टेबल पर ऑब्जर्वर है, इससे जो आप पूछोगे ये बताएगा ये टेबल पर ऑब्जर्वर है। तो मैंने टेबल ऑब्जर्वर से पूछना शुरू किया, टेबल ऑब्जर्वर चलिए बताइए मुझे, क्या बताइए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल चेन, यू इनिशियल। तो ये टेबल वाला ऑब्जर्वर कहेगा पूरी चेन की बात करिए। आपकी पूरी चेन दो हिस्सों में है, एक हिस्सा तो रेस्ट लेंथ इन टेबल है और दूसरा हिस्सा क्या है, हैंगिंग लेंथ है। और आपने पूरे की पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो हैंगिंग वाले की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, M स्टार, G और H स्टार।
और जो हिस्सा टेबल पर है उसके लिए m स्टार g और h स्टार अलर्ट रहिएगा भाई, ध्यान देना। जो लेंथ टेबल पर है उसका मास कितना होगा, उसका मास देखो, वन लेंथ का मास है m/l, ये मास फॉर वन लेंथ है। वन लेंथ मतलब यूनिट लेंथ, तो वन लेंथ का मास है m/l। कितना लेंथ टेबल पर पड़ा हुआ है, l माइनस l/n, तो m/l और साथ में क्या लिखे, l माइनस l/n। ओके है ना, क्लियर ये। g माने g, h कितना होगा 0। अरे यार टेबल वाला ऑब्जर्वर कहेगा हैंगिंग पार्ट तो टेबल पर ही है, ना तो टेबल से ऊंचे और ना ही नीचे है, तो h 0 हो गया ना। और प्लस लटके हुए का मास देखो भाई, m/l l/n और g, h की जगह पे क्या आएगा l/2n। हो चुकी ना पहले एक बार बात हो चुकी है कि हम इस लटके हुए को ना देख करके इसके किसके ऊपर नजर रखेंगे, सेंटर ऑफ मास, और लेंथ में सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। तो लीजिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgl/2n²। ठीक, अब फाइनल पर चलते हैं। तो इनिशियल तो ये हो गया, फाइनल ये हो गया भाई। ऑब्जर्वर यहां पर है भाई, फाइनल का नजारा ये। तो मैंने पूछा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, ये भी बता दो जरा, यू फाइनल। अब तो पूरी की पूरी चेन कहां है, लटक चुकी है। तो जब ये ऑब्जर्वर ने देखा इस चेन को, तो पूरी लंबाई क्या हो, लटक रही थी। तो उसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m स्टार g और h स्टार। अब कितना मास लटक रहा है, पूरा का पूरा चेन, तो m का m रहेगा, g माने g, h कितना हो जाएगा l/2, क्योंकि अब जो चेन लटक रही है उसकी लेंथ कितनी है, l पूरी की पूरी l, तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा l/2। क्लियर है ना ये बात। ये आ गया mgl/2। ठीक है, तुम लोगों के डायग्राम तो बने हुए हैं पहले से, ये ऑब्जर्वर थोड़ा बना लो ताकि इसको रफ कर दें हम बाद में, और यहाँ पे ऑब्जर्वर बना लो। ये इनिशियल यहाँ लिख लो, इनिशियल का विजन ये है और फाइनल का विजन ये है। डायग्राम में ऑब्जर्वर बिठा लो, इनिशियल फाइनल लिख दो, जिससे कि हम कंटिन्यू कर पाएं। अब मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला हूं और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाला हूं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है डेल्टा यू बराबर माइनस का डब्लू। ठीक है, डेल्टा यू माने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डायग्राम हटा दें भाई। तो यहां पर ये डेल्टा यू हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस का डब्लू। यू फाइनल है mgl/2 माइनस mgl/2n² और माइनस का डब्लू, तो ये आ जाएगा mgl/2 1 माइनस 1/n² माइनस का डब्लू। तो नेगेटिव मैंने बताया था क्यों लगता है, तो यहाँ से आ जाएगा mgl/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस, लिख दो ऐसे लिख दो, n² माइनस 1/n²। ठीक है, निकालनी है, वो कैसे निकलेगी। अच्छा, इसी वर्क डन से तो वो स्लिप हुई है ना, क्यों भाई, जो वर्क डन बोर्ड पर लिखा हुआ है इसी वर्क डन से तो वो स्लिप हो गई है। अरे बोलो यार। अब इस वर्क डन से उसके अंदर क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। तो W बराबर क्या होगा, डेल्टा के। ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम का ही पार्ट है। W डेल्टा के, K फाइनल, K इनिशियल। K इनिशियल क्या है 0,
K फाइनल और ये W, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा K फाइनल। अब इससे आप कंटिन्यू कर लेना। कैसे, ध्यान देना। अब स्टॉप राइटिंग। W ये रहा और यहां क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर। तो m माने क्या, चेन के सेंटर ऑफ मास पर मास, जो कि क्या होगा m, और v माने क्या हो जाएगी, स्पीड। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप स्लाइडिंग ऑफ स्पीड भी निकाल पाओगे कि जब स्लाइड ऑफ हुआ तो उस समय स्पीड क्या थी। अब आगे चलते हैं। आपको मैंने टेंशन फोर्स बता दिया था, आपको स्प्रिंग फोर्स भी बता दिया था, आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बता दिया था। ये 3 फोर्सेस बता दिए थे। वेट सभी जानते हैं, थोड़ा सा बात हमने वेट पे भी की थी। एक फोर्स और है यहां पर जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, इसके बारे में बात करनी है। नॉर्मल फोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो नॉर्मल फोर्स के बारे में जो बात हम कर चुके हैं जरा एक बार सुनना चाहते हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। से समथिंग अबाउट द नॉर्मल फोर्स। पहला पॉइंट है कि इट अराइजेज when two surfaces make contact। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स का पहला पॉइंट सेम यही है। इट अराइजेज when two surfaces make contact। तो पहला पॉइंट तो यार वही हो गया। ठीक, दूसरा आपने कहा था इट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन। ये परस्पर होता है, ये उस पर फोर्स लगाता है, वो इस पर फोर्स लगाता है। एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। जैसे अगर एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है, तो इन दोनों बॉक्सेस ने यहाँ पे कांटेक्ट बनाया है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाने का तरीका ऐसे बताया था। ये जो लाल पेन से एरो दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब है परस्पर है। और एक आदत बना लो, जैसे अगर इस वाले बॉक्स का नाम A है, इसका नाम B है, तो जो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर है, A पर। कौन है, B की वजह से। और जो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है किसके ऊपर है, B पर है। किसकी वजह से, A की वजह से। मतलब अगर ऐसे लिखा जाए NMN या N फॉर नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ लिखा जाए PQ, तो इसको पढ़ा जाएगा नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन ओवर P ड्यू टू Q। तो म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, और ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि NAB की वैल्यू NBA के क्या होगी, बराबर। एंड दैट इज वाई ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, ये न्यूटन के 3rd लॉ को मानता है, एक्शन का रिएक्शन। और मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाने का जो तरीका बताया था, उसको भी थोड़ा ध्यान दें। हर चीज नहीं लिखाना पॉसिबल। जैसे ये देखिए, इस वाली बॉक्स का नाम है C, इसका नाम है D। इन्होंने यहाँ कांटेक्ट किया, छोटे छोटे तीर बनाओ नॉर्मल रिएक्शन में। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन D पर है, कौन है साथ में, C। और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन C पर है, कौन है साथ में, D। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जिसके ऊपर होता है हमेशा उसको दबाता है। जैसे D का नॉर्मल रिएक्शन D को दबा रहा है, देखो वहां दिख रहा है, और C का नॉर्मल रिएक्शन C को दबा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सामने वाले को कंप्रेस करता है। तुम्हारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन तुमको दबाएगा, कंप्रेस करेगा। दूसरा पॉइंट था कि इट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। तो फ्रिक्शन के बारे में क्या भाई, इट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन,
and always along tangent of contact surface. कॉन्टेक्ट सरफेस, समझे? मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, यही वाला डायग्राम उठाता हूं, ये रहा बी वाला बॉक्स, ये रहा ए वाला बॉक्स, ठीक? तो ये जो मैंने तीर लगाया ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अब मैं जरा नॉर्मल रिएक्शन को हटा देता हूं क्योंकि जिनको हाईलाइट करना है, ये देखो कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस की टेंजेंट तो यही होगी ना, बोलो भाई टेंजेंट। वो लाइन जो कॉन्टेक्ट सरफेस से होकर के जा रही है वो ऐसी ही तो होगी, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके अलाउंग होगा, मतलब इधर की तरफ और इधर की तरफ। जैसे नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? म्यूचुअल होता है, लेकिन सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या होता है? 90 डिग्री पर फ्रिक्शन फोर्स म्यूचुअल होता है, लेकिन अलोंग द टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट सरफेस है उसके अलोंग होता है, ठीक है ना? जैसे यहां पर अगर हम देखें नॉर्मल रिएक्शन को हटा दें, होगा लेकिन अभी हटा देते हैं, तो कॉन्टेक्ट सरफेस भैया ये है, ये रहा कॉन्टेक्ट सरफेस। इस कॉन्टेक्ट सरफेस से जाने वाली टेंजेंट बनाओ, क्या होगी? यही तो होगी टेंजेंट, यही लाइनें तो होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस लाइन के अलोंग होगा, क्योंकि म्यूचुअल होगा तो यानी इधर भी होगा और उधर भी होगा। अब क्या डायरेक्शन किसके लिए क्या होती है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा बाद में, बट ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नॉर्मल रिएक्शन के जो फीचर्स थे वो दोनों के दोनों फीचर्स यहां पे सेट हो गए, केवल ये वाली बात बदल गई है। क्यों भाई? वहां पे परपेंडिकुलर था, यहां पे अलोंग है। इट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड ऑलवेज अलोंग टेंजेंट ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस। अब ये करता क्या है? सबसे बड़ी बात कि नॉर्मल रिएक्शन जो था वो सामने वाले को हमेशा कंप्रेस करता था, दबाता था। तो नॉर्मल रिएक्शन जिसके ऊपर लगता है उसको हमेशा कंप्रेस करता है। ये फ्रिक्शन क्या करता है? तो फ्रिक्शन जो है दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस की रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे ये हमारे हाथ को देखो, तो ये जो हाथ है, एक हाथ इधर जाता है, एक हाथ इधर जाता है, ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं और रिलेटिव मोशन कर रही हैं। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, रिलेटिव मोशन का मतलब बताओ भैया हमको जरा, वो वाला मतलब नहीं चाहिए जो तुमने पढ़ा है, जनरल वे में बताओ रिलेटिव मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन? जब दो लोगों के बीच की डिस्टेंस कम या ज्यादा हो तो कहा जाता है रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है? जैसे आप ये देखिए, मैं लिख देता हूं, ये जनरल वे में, ये जनरल नॉलेज वाली बात मैंने बोली है कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चेंजेस देन वी से देयर इज रिलेटिव मोशन। जैसे ये देखिए, ये आप है और ये हम है, हमारे बीच की डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है, घड़ी पे है इस समय 10 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद भी हमारे बीच की डिस्टेंस 20 मीटर ही है, तो हमारे तुम्हारे बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। जब दो लोगों के बीच में रिलेटिव मोशन जब दो लोगों के बीच की डिस्टेंस कम या ज्यादा होती है तो कहा जाता है कि उनके बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन। तो जरा एक बार फिर से मेरे हाथों का एक्शन देखिएगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही है। अरे एक हाथ इधर गया तो एक हाथ इधर गया, एक हाथ इधर गया, ये भी तो कम ज्यादा हो रही है, ये वाले सिचुएशन। बट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कांटेक्ट में दो सरफेसेस हैं और अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा इसी का क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है ना? तो यहां पर एक पॉइंट और बना, इट ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव, स्लाइडिंग भी कह सकते हो लेकिन रिलेटिव मोशन ज्यादा बेहतर है। इट ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन
बिटवीन सरफेसेस विच मेक कांटेक्ट। ठीक है, तो रिलेटिव, ये बात, ये तीसरे नंबर का पॉइंट क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताना। क्लियर है ना? आप रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हो और बहुत सारी बातें उसमें पढ़ी हैं, लेकिन अगर जनरल वे में किसी को बताना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव, अगर दो लोगों के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा हो तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, नहीं होगी कम ज्यादा तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, दो सरफेसेस रिलेटिव मोशन कर रही हैं और पता चला कि उन दोनों सरफेसेस की रिलेटिव मोशन यहां पर उनकी स्लाइडिंग वाली बात हो रही है। ठीक है, तो दो सरफेसेस का जो रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन है, रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन जो है वो 0 है। ठीक है, मतलब दोनों सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा, तो कहा जाएगा कि रिलेटिव स्लाइडिंग जो स्पीड है वो क्या है, 0 है। कहा जाएगा जो रिलेटिव स्लाइडिंग वेलोसिटी है क्या है, 0 है। तो अब जो फ्रिक्शन है उसको बोलेंगे स्टैटिक। क्या कहेंगे? स्टैटिक। और अगर दोनों सरफेसेस का रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन अगर 0 नहीं है तो अब जो फ्रिक्शन उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। ठीक है ना? तो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। पहले आप इतने पॉइंट लिखो, इंक्लूडिंग सम यूजफुल रिजल्ट जो बीच बीच में आए हैं।